हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो हम लोग पिछली वीडियोस में 12th ऑफ जनवरी 2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर का पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2। तो ये बेसिकली पार्ट 2 है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी पीडीएफ दे दूँगी ताकि आप लोग इन क्वेश्चंस को दोबारा रिवाइज़ कर सको। और दूसरी बात, अगर आप इस टेस्ट को दोबारा अपीयर होना चाहते हो या अटेम्प्ट करना चाहते हो तो उसका जो गूगल फॉर्म का लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन फॉर्म में दे दूँगी। ठीक है, तो लिंक मैं इसलिए बनाती हूँ ताकि आप लोग टेस्ट को दोबारा से अटेम्प्ट कर सको और आपको कॉन्फिडेंस आए कि आपने ये वाले क्वेश्चंस तो एटलीस्ट अटेम्प्ट या आपको याद हो ही गए हैं। ठीक है, तो 16th क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। 16th क्वेश्चन बेसिकली ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कवर्ड अंडर द क्लाइमेट एक्शन प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक NAPCC नाम का एक एक्शन प्लान निकाला था जिसका नाम है नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक्शन प्लान है और ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 2008 में। ठीक है, इस एक्शन प्लान के अंदर 8 सबमिशंस हैं। ठीक है, 8 सबमिशंस होने का मतलब ये है कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में गवर्नमेंट ने प्लान को लागू किया है। तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा, ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सा गवर्नमेंट के एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इस एक्शन प्लान का पार्ट नहीं है। उसके अलावा मैं बता दूं कि जो 8 सबमिशंस हैं उसमें से कौन से सबमिशंस हैं। एक सबमिशन है सोलर मिशन, दूसरा मिशन है वाटर मिशन, तीसरा मिशन है हमें पता है ग्रीन इंडिया मिशन, और ग्रीन इंडिया मिशन के अंदर ही एफॉरेस्टेशन भी आ जाता है और सोलर आप देख सकते हो कि सोलर मिशन के अंदर आ जाता है। चौथा मिशन है स्ट्रैटेजिक नॉलेज अबाउट क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। उसके बाद है सस्टेनेबिलिटी ऑफ हिमालयन इकोसिस्टम। ठीक है, उसके बाद है सस्टेनेबल हैबिटेट और उसके बाद है एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे। तो एनर्जी एफिशिएंसी से ही रिलेटेड है वेस्ट टू एनर्जी कंजर्वेशन। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि ये तीनों ऑप्शंस इस NAPCC का प्लान पार्ट है और न्यूक्लियर एनर्जी ऑब्वियसली पार्ट नहीं है। अगर आपको ये पता नहीं भी था तो भी मेरे ख्याल से ये पता लगाना डिफ़िकल्ट नहीं था। अब मैं आपको जो सवाल आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है वो ये है, जैसे फॉर एग्जांपल जो सोलर मिशन है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी के अंदर। ठीक है, और जो वाटर मिशन है वो जैसे कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन। तो ये वाली मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ग्रीन इंडिया मिशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे जो भी सब मिशंस हैं वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं आपको वो लिखना है कमेंट सेक्शन में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमने देखा है कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो घुमा फिरा के दूसरे पेपर्स में पूछे गए हैं। तो बहुत ज़्यादा ये संभावना है कि जो पिछले सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को घुमा फिरा के किसी तरीके से पूछा जाए। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 में। तो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मेनली रिलेटेड टू कंट्रोल ऑफ ओजोन डिप्लीशन। तो मेरे ख्याल से बहुत ही आसान है। हमें पता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड है। तो ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये बेसिकली 1987 में लाया गया था और ये इफ़ेक्ट में आया 1989। आपको पता है कि इफ़ेक्ट में आने के लिए कुछ कंट्रीज़ की सिग्नेचर चाहिए होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था और उसकी कंडीशन ये थी कि 55 जो कंट्रीज़ हैं उनको सिग्नेचर करना है तभी ये क्योटो प्रोटोकॉल लागू होगा। सिमिलरली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया था पर ये लागू हुआ था 1989 में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। क्योटो प्रोटोकॉल के अलावा जो इसमें तीसरा जो ऑप्शन है वो है रियो कॉन्फ्रेंस। आपको ये पता है कि ये 1992 में हुआ था। इसे बहुत ही फेमस इसको अर्थ समिट भी बोलते हैं और इसी दौरान जो ये समिट है ये UNCED फेमस हुआ था, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे 3 चीज़ें बताओगे। एक तो ये बताओगे कि एजेंडा 21 क्या होता है और ये कब आया था।
नेक्स्ट जो है वो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। सीबीडी, आपको पता है सीबीडी की कन्वेंशंस होती रहती हैं, तो सीबीडी ये कब आया था ये आप मुझे बताओगे। और नेक्स्ट चीज़ जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे वो है UNFCCC, ये क्या होता है और ये कब बना था ये आप मुझे बताओगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैं आपसे इसलिए पूछती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ें एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जब ये ओजोन डिप्लेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है तो ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, क्योंकि ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें पता है एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिक्लेयर्ड एज द टाइगर रिजर्व इन इंडिया, ठीक है। तो बेसिकली ये जो चारों ऑप्शंस दिए थे ये चारों ही ऑप्शंस यानी ऑल ऑफ दी अबव टाइगर रिजर्व्स हैं, यानी कि रणथंभौर, मानस, इंद्रावती, सह्याद्री। अब रणथंभौर जैसे कि राजस्थान है, मानस आपको पता है असम में। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि इंद्रावती और सह्याद्री तो मेरे ख्याल से आपको पता ही है क्या है, तो ये कौन से स्टेट्स में है और ये टाइगर रिजर्व हैं। उसके अलावा जो अभी जो करंट अफेयर में था वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि इस टाइम इंडिया में कुल मिलाकर जो टाइगर रिजर्व है वो 51 है, ठीक है। और जो 51st जो टाइगर रिजर्व है, जो अभी न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व है, जो अभी फरवरी 2021 में इसको डिक्लेयर किया जाने वाला है, तो वो एक्चुअली तमिलनाडु में डिक्लेयर हुआ है और वो है मेघमलाई, ठीक है। मेघमलाई एंड श्रीविल्लीपुथूर टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये तमिलनाडु में है, इन दोनों को भी टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये भी पूछा जा सकता है कि आज के टाइम पे कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो अभी इस टाइम पे अगर मैं मार्च की बात करूँ तो 51 टाइगर रिजर्व्स इंडिया में है और 51st है मेघमलाई एंड श्रीविल्लीपुथूर, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये तमिलनाडु में है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। तो मैं साथ साथ में ही करंट अफेयर भी बताती चलती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस आने बहुत ज़्यादा लाइक कॉमन हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 19th क्वेश्चन है, वो तो रिवर भीमा इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अगेन ज्योग्राफी से आता है और ज्योग्राफी से रिलेटेड हम लोग पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब डिस्कस कर रहे थे तो ऐसा ही क्वेश्चन आया था। मुझे वो क्वेश्चन याद नहीं है कि वो क्या आया था, पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो रिवर भीमा है बेसिकली ये ट्रिब्यूटरी है कृष्णा नदी की। आपको पता है ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, जैसे कि एक मेन रिवर होती है और काफ़ी सारी सहायक नदियाँ होती हैं, ठीक है। तो भीमा जो नदी है वो सहायक नदी है और जो भीमा नदी है बेसिकली वो लेफ़्ट हैंड साइड रिवर है, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड रिवर मतलब कि अगर बेसिकली क्या है कि अब मैं आपको समझाती हूँ कि बेसिकली क्या है। जैसे जो कृष्णा नदी है, भारत जैसे ये सदर्न इंडिया है, तो जो कृष्णा नदी है वो इस प्रकार से यहाँ बह रही है और ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ठीक है। अब ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ हैं। फॉर एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट जो लेफ्ट हैंड साइड रिवर है, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ और इस तरफ मैं मूव करी हुई हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड से जो रिवर ज्वाइन करेगी वो लेफ्ट हैंड साइड रिवर होगी, वो है भीमा। तो भीमा नदी लेफ्ट हैंड साइड रिवर है। और जो सबसे पॉपुलर जो राइट हैंड साइड रिवर है वो है तुंगा भद्रा। आपको पता है तुंगा अलग है और भद्रा अलग है, यानी कि ये दोनों जो नदियां हैं वो मिलती हैं शिमोगा कर्नाटका में, ठीक है। और जो भीमा नदी है, भीमा नदी बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि जो भीमा नदी है ये महाराष्ट्र का काफ़ी हिस्सा कवर करती है और महाराष्ट्र में इसके ऊपर एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ है कृष्णा नदी की वो है कोयना, मालप्रभा, ठीक है, घाटप्रभा। सॉरी मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, पर आप समझ जाओ, मेरी आवाज़ क्लियर होगी। कोयना नदी, मालप्रभा, घाटप्रभा, उसके अलावा दूध गंगा, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑफ कोर्स मूसी। मूसी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मूसी के अंडर ही मतलब उसके बैंक पे ही हैदराबाद आता है, तो हैदराबाद इम्पॉर्टेंट सिटी है, मेट्रोपॉलिटन है, इस वजह से ये वाली नदी इम्पॉर्टेंट है। तो हमने कितनी नदियाँ पढ़ ली? कोयना, मालप्रभा, घाटप्रभा, दूध गंगा, मूसी और एक इम्पॉर्टेंट एक और है वो है पंचगंगा,
ठीक है, ऐसे भी पूछ लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक नाम दिया था नदी का और आपसे पूछा गया था, जैसे इंद्रावती, अभी हमने इंद्रावती ऊपर टाइगर रिजर्व में देखा, तो इंद्रावती वती भी एक ट्रिब्यूटरी है। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे यही बता दो कि इंद्रावती कौन सी नदी की सहायक नदी है। तो कृष्णा नदी जो साउथ इंडिया का है उसकी सेकेंड बिगेस्ट रिवर है। ठीक है, पहली ऑफकोर्स आपको पता है क्या है, अगर नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ। ठीक है, तो कृष्णा नदी सेकंड बिगेस्ट रिवर है साउथ इंडिया की। इस पे बहुत बड़े बड़े डैम्स भी हैं, जैसे कि नागार्जुन सागर डैम है, इसमें अलमाटी डैम है। ठीक है, ये सब भी पूछा जाता है कि ये सब कौन से डैम्स कहाँ पे आते हैं। एक इम्पॉर्टेंट डैम है श्रीशैलम। ठीक है, तो ये 3 इम्पॉर्टेंट डैम्स हैं, नागार्जुन सागर, अलमाटी और श्रीशैलम। ये 3 डैम्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जो कृष्णा नदी के ऊपर हैं। उसके अलावा आपने देख लिया कि कृष्णा नदी की जो सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, भीमा और तुंगाभद्रा तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं ही, और बाकी ये जो हमने ट्रिब्यूटरीज पढ़ी ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, द टर्म रेगूर रेफर्स टू, फिर से ये ज्योग्राफी से ही रिलेटेड है। रेगूर आपको पता है ये बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है, ये ब्लैक कॉटन सॉइल से रिलेटेड है, तो इसका आंसर है ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल बेसिकली कॉटन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कॉटन की ग्रोथ के लिए ये सॉइल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कॉटन इस पर काफ़ी ग्रो करता है और ये मोस्टली डेक्कन एरिया में पाया जाता है, इसलिए कॉटन महाराष्ट्र वगैरह में बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है। उसके अलावा आपको मुझे बताना है कि अलूवियल सॉइल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है खादर, ठीक है, और दूसरा होता है बांगर। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि खादर और बांगर में क्या क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तराई सॉइल भी अलग होता है, तराई एक्चुअली रीजन की वजह से भी इसका नाम है। तो अलूवियल सॉइल के लिए जो 2 इम्पॉर्टेंट जो कैटेगरीज हैं वो खादर और बांगर, तो आपको मुझे ये बताना है कि ये 2 कैटेगरीज क्या होती हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वीन रूल्ड आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड इन एंशंट इंडिया। हमें पता है कि एंशंट इंडिया हो या मेडिएवल इंडिया हो, ऐसी बहुत ही कम स्त्रियां हैं जिन्होंने राज करने का काम किया है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से ऐसी कौन सी रानी है जिसने अपने हस्बैंड की डेथ के बाद एंशंट इंडिया में, जो एंशंट इंडिया है उसमें इसने राज किया। तो इसका आंसर बेसिकली है नागनिका। तो नागनिका सतकर्णी वन, जो कि फाउंडर है सातवाहन डायनेस्टी के, सतकर्णी वन की वाइफ थी और इनकी डेथ के बाद इन्होंने राज किया। इनके नाम पे कॉइन्स मिले हैं, तो ये ऐसी रेयर वुमेन है क्योंकि हमें पता है कि मोस्टली राजाओं के नाम या उनकी तस्वीरें ही कॉइन्स में दिखती थी, पर नागनिका एक ऐसी महिला शासक हैं जिन्होंने अपने नाम पे कॉइन्स भी जारी करवाए। सातवाहन बेसिकली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डायनेस्टी है। जब आप एंशंट हिस्ट्री पढ़ोगे तो सातवाहन काफ़ी चीज़ों में दूसरी डायनेस्टीज से अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैट्रिनिमी फॉलो करते हैं। मैट्रिनिमी का मतलब ये है कि जो आदमी होते हैं वो अपनी मदर का नाम लेते हैं, जैसे कि हम लोग अपने फादर का नाम लेते हैं वैसे वो अपनी मदर का नाम लेते हैं। जैसे एग्जांपल ये है गौतमी पुत्र, ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी, उन्होंने नाम इसलिए रखा है क्योंकि वो गौतमी के पुत्र थे। सिमिलरली वैशिष्टि पुत्र। तो इस तरीके से जो सातवाहन है वो अलग है। उसमें दूसरा अलग जो चीज़ है जो सातवाहन करते हैं वो ये है कि जो विमेन होती हैं वो अपनी शादी के बाद अपना गोत्र चेंज नहीं करती हैं। ठीक है, हमें पता है कि हिंदुज़म में क्या होता है कि जो फीमेल्स होती हैं शादी से पहले वो अपने फादर का गोत्र लेती हैं और शादी के बाद उनका ग्रोथ चेंज हो जाता है उनके हस्बैंड के गोत्र में। पर सातवाहन में ऐसा कुछ नहीं होता था, वो गोत्र नहीं मानते थे, मतलब औरतों का गोत्र चेंज नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये है कि वो मैट्रिनिमी फॉलो करते थे। मैट्रिनिमी मतलब कि जो राजा होते थे वो अपनी मदर का नाम लेते थे। ठीक है, तो इसका आंसर नागनिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सुक्ताज आर देयर इन ऋग्वेदा। अब ये अगेन मैंने कुछ चैनल्स पे वीडियोस देखे थे तो वो बोल रहे थे कि हमें इसका आंसर ही नहीं पता। अरे इसका आंसर बहुत ही इजी है, इसका आंसर है 1017। बेसिकली ऋग्वेद में 1028 हिम्स होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही कॉमनली लोग जानते हैं, पर आपको ये पता होना चाहिए कि 1028 में जो 1017 होते हैं वो प्रॉपर हिम्स होते हैं। ठीक है, तो 1017 प्रॉपर हिम्स होते हैं
और जो बाकी के 11 हिम्स होते हैं वो वाला खिल्यास बोलते हैं उनको, ठीक है। जो लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा। तो जो 11 है वो वाला खिल्यास बोलते हैं, दोनों को मिला के बनते हैं 1028। ये जो वाला खिल्यास होते हैं बेसिकली इनको सप्लीमेंट्री हिम्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो ये जो बेसिकली ये जो मेन हिम्स है 1017 जो मेन हिम्स है उनको सप्लीमेंट करते हैं। तो टोटल मिला के हम कहते हैं कि 1028 है, पर जो मेन हिम्स है वो 1017 ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1017। हाउ मेनी सुक्तास, सुक्तास बेसिकली 1017 है और जो बाकी के 11 है उनको वाला खिल्यास बोलते हैं। तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1017। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वेयर वाज कांची इन एंशिएंट इंडिया, ठीक है। कांची आप जानते हो बहुत ही फेमस है, पल्लवास की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। पल्लवा ऑफ कांचीपुरम आपने बहुत सुना होगा। तो बेसिकली ये है तमिलनाडु में। ऑप्शंस भी कुछ ऐसे ही दिए हुए थे कि इसको पता लगाना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आप मुझे पल्लवास के बारे में 4 पॉइंट्स बताओ कमेंट सेक्शन में, इससे आपका रिवीजन होगा। जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं स्पेशली उनको तो बताना ही चाहिए कि पल्लवास से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें जो उन्हें याद आती हैं। तो कांची बेसिकली पल्लवास की कैपिटल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर प्रार्थना समाज वॉज फाउंडेड, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि प्रार्थना समाज देखा जाए तो काफ़ी बुक्स में दिया है कि वो 1867 में फॉर्म हुआ था। तो मैंने रिसर्च किया और क्योंकि मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट भी हूँ तो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। प्रार्थना समाज ये बात सही है कि 1867 में फॉर्म हुआ था, पर इसका जो फर्स्ट जो फॉर्मेशन हुई थी वो 1863-1864 में हुई थी और ये किया था आत्माराम पांडुरंग ने, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। तो आत्मा पांडुरंग ने इसको फॉर्म किया था और उसके बाद केशव चंद्र सेन जो हैं जो ब्रह्मो समाज के इम्पोर्टेंट पार्ट थे, जब ये महाराष्ट्र आए उसके बाद उन्होंने काफ़ी नई सोसाइटीज़ फॉर्म करने की में हेल्प करी। तो ये जो सोसाइटी थी वो केशव चंद्र सेन के आने से पहले बिल्कुल ही फेमस नहीं थी, पर उनके जाने के बाद महादेव रानाडे के अंडर ये सोसाइटी या ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई। तो बेसिकली इसके जो रियल, अगर काफ़ी बुक्स में दिया होगा कि रियल फाउंडर है वो महादेव रानाडे हैं और वो 1867 में उन्होंने फॉर्म करा था। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है जो प्रार्थना समाज से जुड़ी हुई है वो है आरजी भंडारकर, ठीक है। तो ये दोनों लोग और आत्माराम पांडुरंग इनके नाम प्रार्थना समाज से लिखे हुए हैं। अब क्वेश्चन यही हो जाता है कि 1867 या 1863-64 तो कहीं दिया ही नहीं हुआ है। बेसिकली मेरे ख्याल से ये टाइपिंग एरर है, ये 1860s होना चाहिए था, है ना। तो जो भी है इसका आंसर 1860 ही होगा क्योंकि या तो 1867 ये मिसप्रिंट हुआ होगा या 1860s होना चाहिए। तो इसका आंसर बेसिकली 1860s है कि इसकी फाउंडेशन डेट ईयर 1863 भी हो सकता है, 67 भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से 1860s इसका सही आंसर होना चाहिए। तो आपका क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मेरे हिसाब से तो यही सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस फॉर अ मिनिस्टर फॉर द यूनियन इन इंडिया इज एनश्राइंड इन विच शेड्यूल। तो इसमें पूछ रहे हैं कि भारत में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ, जो पद की शपथ होता है, जो ओथ होता है, वो संविधान की किस अनुसूची यानी कि शेड्यूल में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको मालूम है जब कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश हुआ, जो एनफोर्स हुआ था, जैसे कि हमें पता है कि ये एनफोर्स हुआ था 1950 में और साइन हुआ था 1949 में, ठीक है। आप मुझे साइनिंग डेट बताना। एनफोर्स तो हमें पता है 26 जनवरी में होता है, जो साइनिंग डेट है वो नवंबर में होता है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन डे बोलते हैं। तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि कॉन्स्टिट्यूशन डे कब होता है। तो बेसिकली जब ये एनफोर्स हुआ था तो कुल मिला के 8 शेड्यूल्स थे, ठीक है। धीरे धीरे करते करते ये 12 शेड्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। जो ओथ वाला जो हिस्सा है वो तीसरे शेड्यूल में है, ठीक है। अब आपको 12 शेड्यूल 12 के 12 आपको याद होने चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जो पहला शेड्यूल है जैसे कि वो स्टेट्स और यूटीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। जो दूसरा शेड्यूल है ये सारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनके प्रोविजन से रिलेटेड है, ठीक है। तीसरा शेड्यूल हमने देख ही लिया है, ओथ्स से रिलेटेड है। फोर्थ शेड्यूल जो है वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा में एलोकेशन ऑफ सीट्स के बारे में है,
ठीक है। फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल ये आपका होमवर्क है, आप मुझे बताओगे कि फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल किस चीज़ से रिलेटेड है। सेवन्थ शेड्यूल जो है, सेवन्थ शेड्यूल आपको पता होना चाहिए, इसमें लिस्ट होती है, आपको पता है 3 तरीके की लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सिर्फ यूनियन लॉज बना सकता है, स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट लॉज बना सकता है, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों लॉज बना सकते हैं। और ऐसा अगर कभी होता है कि यूनियन लिस्ट और जो यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट है वो दोनों जो लॉज हैं वो कोलाइड कर रहे हैं, तो यूनियन के जो बनाए हुए लॉज हैं वो ही माने जाएंगे। तो सेवन्थ लिस्ट में, सेवन्थ शेड्यूल में लिस्ट्स आती हैं। एथ शेड्यूल में आपको पता है कि शेड्यूल लैंग्वेजेस आती हैं। अब बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि ये जो शेड्यूल लैंग्वेज है उनको शेड्यूल लैंग्वेज क्यों बोला जाता है। भाई ये बात बहुत ही सिंपल है समझने की, क्योंकि ये जो सारी लैंग्वेजेस हैं ये शेड्यूल में दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन की, इसीलिए इन्हें शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बोलते हैं। और इसी तरीके से आप समझ सकते हो कि जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनको शेड्यूल्ड और शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो वो आप फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल के बारे में जब कमेंट सेक्शन में लिखोगे तब मुझे बताना। तो एथ शेड्यूल में शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, उसमें भी आपको पता है कि 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद अलग अलग लैंग्वेजेस लाई गई हैं। तो आप मुझे पहले बताना कि ओरिजिनली कितनी शेड्यूल लैंग्वेजेस थी और फिर धीरे धीरे करके ये 22 कैसे हो गई। उसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूल है वो आपको 10 शेड्यूल याद रखना चाहिए, वो है एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड, है ना। आया राम और गया राम आपने सुना होगा, एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड। 11th और 12th जो है, जैसे 11th है वो विलेज पंचायत से रिलेटेड है, ये आपको पता है 1992 1993 में इंक्लूड किया था, और जो 12th है वो म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सारे शेड्यूल आपको याद होने चाहिए मुँह ज़बानी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब इस पेपर में पूछे जा सकते हैं, जब 2019 का जो ये पेपर हुआ है इसमें पूछा जा सकता है, तो क्या पता इस साल ये आ जाए कि आप 10th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, या ये आ जाए कि 8th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, या ये भी आ सकता है कि 8th शेड्यूल में कौन सी लैंग्वेज है जो कौन से अमेंडमेंट से इंक्लूड की गई थी। तो आपको ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो राज्यसभा और लोकसभा की पावर से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है कि राज्यसभा हैज़ पावर्स इक्वल टू लोकसभा, यानी कि कौन से मुद्दे, आपको ये तो पता ही है कि लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे, यानी कि हम उनको डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, पर राज्यसभा में इनडायरेक्टली इलेक्टेड लोग आते हैं, यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे बैठे हैं वो राज्यसभा में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा में इनडायरेक्टली इलेक्टेड लोग हैं इसलिए उनकी इंपॉर्टेंस लोकसभा के मेंबर्स से कम होती है, तो राज्यसभा लोकसभा से थोड़ा कम शक्तिशाली है। पर ऐसे कुछ मैटर्स हैं जहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा इक्वली मतलब पावरफुल हैं। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी चीज़ में इक्वल है इन अमेंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब होता है तो जो अमेंडमेंट है वो दोनों ही हाउसेस से पास होना चाहिए। उसके अलावा जो इक्वालिटी है वो जो प्रेसिडेंट है उसके इम्पीचमेंट में भी ये लोग इक्वल हैं। रिमूवल ऑफ कोई भी पोस्ट हो, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, इसमें भी राज्यसभा और लोकसभा की पावर्स इक्वल होती हैं। अब कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि राज्यसभा कौन सी चीज़ में ज़्यादा पावरफुल है, तो आपको ये याद रखना है कि राज्यसभा ऑल इंडिया सर्विसेज के बनने में ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज राज्यसभा हैज़ अ ग्रेटर हैंड, क्योंकि अगर राज्यसभा में 2/3 मेजॉरिटी से एक बिल पास हो जाता है कि यूनियन और स्टेट के लिए ऐसी ऑल इंडिया सर्विस की ज़रूरत है तो उनको ऑल इंडिया सर्विस बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें जो राज्यसभा है वो ज़्यादा पावरफुल है, पर आपको ये भी याद रखना है कि किसमें दोनों इक्वल हैं, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसका आंसर है इन अमेंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, हाउ इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड। अब ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो एक क्वेश्चन पेपर में पूछा था कि कौन सा आर्टिकल है जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है, और हमने डिस्कस किया था कि इलेक्शन से आर्टिकल नंबर 66 इंपॉर्टेंट है। और मुझे याद है मैंने आपसे कॉमेंट सेक्शन में ये भी लिखने के लिए बोला था कि जो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है आप मुझे वो बताओ। तो आप देखो कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो रिपीट हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की
अच्छी तरीके से स्टडी करो ताकि आपको पता हो कि एटलीस्ट उन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन इस साल आता है तो आप वो क्वेश्चन कभी गलत ना करो। तो इसीलिए मैं सारे अमेंडमेंट जो भी आर्टिकल्स हैं वो लिख के लेके आई हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन का आंसर तो है इलेक्टेड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, है ना। तो हाउ इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड? ही इज़ इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। आपको ये पता होना चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट को दोनों हाउसेज यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो मेंबर्स हैं वो लोग इलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, ऑल्दो मैं पॉलिटी की सेपरेट वीडियोस भी लेके आऊँगी, जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखिए इतना एग्ज़ाम का टाइम नहीं है और मेरे पास भी, मैं सच बताऊं तो आई एम वर्किंग, उसके बाद जब भी मैं दोपहर में फ्री होती हूँ तो बस मेरे पास शाम का टाइम बचता है कि मैं आपके लिए वीडियोस बना दूँ। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना पाऊँ। तो मैं बहुत सारी वीडियोस नहीं बना पाती हूँ, पर जितनी भी इम्पोर्टेंट वीडियोस होंगी मैं कोशिश करूँगी कि आपके पास लेके आऊँ। अगर आपको और भी ज़्यादा डीप स्टडी करनी है तो आप ऑफ कोर्स टेस्ट सीरीज़ को अवेल कर सकते हो। मैं कोई प्रचार नहीं कर रही हूँ, आप ये सोचो कि मैं कोई प्रचार कर रही हूँ, पर मैं ये कह रही हूँ कि टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी और अच्छी टेस्ट सीरीज़ भी मिलती है तो आपको डेफिनेटली थोड़ा सा पैसा खर्च करना चाहिए, क्योंकि ये आपके फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैं इनसे रिलेटेड वीडियोस लेके आऊँगी, पॉलिटी से रिलेटेड भी, हिस्ट्री से रिलेटेड भी वीडियोस लेके आऊँगी। तो फिलहाल वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हम देखते हैं। वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो ये है कि आर्टिकल नंबर 63 बोलता है दैट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि ये आर्टिकल डिक्लेयर करता है कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। आर्टिकल नंबर 64 जो है वो ये बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा राज्यसभा का। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन आप समझते हो, राज्यसभा आप जानते हो ये अपर हाउस होता है पार्लियामेंट का। तो राज्यसभा आपको पता है कि लोकसभा में एक स्पीकर होता है और राज्यसभा में एक चेयरमैन होता है। तो बेसिकली ये बोलता है कि कोई भी, जो भी इंसान वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बैठा है वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन भी बन जाएगा। तो इसी को बोलते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, यानी कि बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू होल्ड दैट पोजिशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट यू विल ऑटोमेटिकली बिकम द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी कि अगर आप वाइस प्रेसिडेंट हो तो ऑटोमेटिकली आप राज्यसभा के चेयरमैन भी बन जाते हो। तो 64 जो आर्टिकल है वो वाइस प्रेसिडेंट के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होने की बात करता है। जो 65 आर्टिकल है वो बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कब अदा करेगा, जब प्रेसिडेंट जब अनअवेलेबल है या वो एब्सेंट है या उनकी तबीयत ठीक नहीं है, किसी भी ऐसी कंडीशन में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट का रोल अदा करेगा, है ना। तो ये 65th आर्टिकल में दिया है। 66th हमने देख ही लिया, ये इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। और जो 67th आर्टिकल है वो टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसका टर्म 5 साल होता है। तो इस तरीके के जो पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। हम लोग वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर एक अच्छी अलग से वीडियो भी देखेंगे, क्योंकि हमने देख लिया कि जो पेपर्स आए थे उसमें दोनों में वाइस प्रेसिडेंट से क्वेश्चंस आए हुए थे, तो ये टॉपिक ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि नीति आयोग ऑफ इंडिया हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस। नीति आयोग, आपको पता है कि जब बीजेपी की पार्टी 2014 के इलेक्शन को जीत के उन्होंने गवर्नमेंट बनाई तो उन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस किए थे। नीति आयोग से पहले एक कमेटी थी जिसको हम बोलते हैं एक प्लानिंग कमीशन। ये जो कमीशंस और ये है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। नीति आयोग भी कोई स्टैट्यूटरी बॉडी या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये सिर्फ एक थिंक टैंक का काम करता है ना। तो नीति आयोग एक थिंक टैंक है। आप मुझे बताओ कि नीति आयोग का इस वक्त चेयरमैन CEO कौन है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। तो ये बेसिकली 2014 के इलेक्शन को जीतने के बाद बीजेपी में 1 जनवरी 2015 से प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग बना दिया था। तो आप ये समझ सकते हो कि ये प्लानिंग कमीशन ही है बहुत हद तक, बस इसका नाम चेंज हो गया है। नीति का भी आप मुझे फुल फॉर्म बताओ, कमेंट सेक्शन में। बहुत सारे एग्जाम में नीति का भी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं और अजीब बात यह है कि काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होता। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस बीइंग गिवन टू ईच आइडेंटिफाइड पुअर हाउस होल्ड अंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, तो ये तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर है ₹1600। बेसिकली इस बार अगर कोई बजट में इंपॉर्टेंट स्कीम आई है तो आपको उन स्कीम्स के बारे में मालूम होना चाहिए। तो अगर ये एक हिंट है, यानी कि करंट अफेयर्स में ऑब्वियसली बजट हमेशा रहता ही है, तो अगर आप बजट पढ़ सकते हो, मतलब कम से कम उसकी बेसिक जो चीज़ें उसमें दी गई हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 2019 12 जनवरी के पेपर की, वो ये है, फिर से उसी टाइम के बजट से रिलेटेड था। नकुल स्वास्थ्य पत्र इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2016-17 बजट इज़ रिलेटेड टू, यानी कि 2016-17 के बजट में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया नकुल स्वराज्य पत्र किससे संबंधित है। ठीक है, नकुल स्वास्थ्य पत्र है, ये गलती से लिख दिया है। तो ये डेयरी सेक्टर से रिलेटेड है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका आंसर डेयरी सेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था पार्ट 2 ऑफ 12 जनवरी 2019। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज़ अवेल करना चाहते हो, मेरी नहीं किसी और की भी, तो प्लीज़ ज़्यादा मत सोचो। अगर कोई आपको टेस्ट सीरीज़ नॉमिनल प्राइस में या आपको किसी भी प्राइस में मिल रही है तो आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये आपके फ्यूचर की बात है। तो नेक्स्ट वीडियो मैं हो सकता है हिस्ट्री की लेके आऊँ। तो अंटिल टेक नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।